हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें आप लोग मिलाइएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पाइरूवेट के विखंडन। ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन में से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो बताइए, कोशिका द्रव में कि माइटोकॉन्ड्रिया कि हरित लवक केंद्रक में। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो स्वपोषी पोषण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो कवक में, हरे पौधे में, जंतु में कि सभी जीवों में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, हरे पौधे में। ठीक है, आगे चलते हैं। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में कौन सी क्रिया होती है बताइए? तो अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन की उत्सर्जन? तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होता है? किण्वन होता है। आप लोग से एक सवाल है, कमेंट में बताइएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कमेंट में इसको जरूर बताइएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न है कि कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो ए है अग्नाशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय और डी है वृषण। तो कौन सा ऐसी ग्रंथि है यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है? तो आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि को और किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगला सवाल हरे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ए है परजीवी, बी है मृतजीवी, सी है स्वपोषी और डी है परपोषी। तो क्या होगा पांचवा का आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? मृतजीवी। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन क्या होता है? वृद्धि रोधक कहने का मतलब पादपों में वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। तो ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिसिकम और डी है ऑक्सिन। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिकम। ठीक है, अगला प्रश्न आनुवांशिक गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है? वसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वसा, बी है प्रोटीन, डी है सी है DNA और डी है प्रकाश। तो क्या आंसर होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी, DNA होता है। ठीक है ना, आनुवांशिक गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो DNA के द्वारा होता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रासनली? तो क्या होता है? तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। याद रखिए क्या होता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ADP, बी ATP, सी DTP और डी PDP। तो आंसर आप लोग का होगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ATP। क्या होता है? ATP। तो ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न
पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ए सीरा, बी रंध्र और सी मध्य सिरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी, रंध्र के द्वारा होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, आलिन द्वारा, इनमें से सभी। तो किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा बी नंबर। आंसर होगा क्या होगा? बी, नीले के द्वारा होता है। ठीक है। अब आप लोग के लिए सवाल है कि हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? ठीक है। मानव शरीर के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है प्रयोग में? तो ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी स्फेग्नोमैग्नोमीटर और डी बैरोमीटर। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त मार्ग को अवरुद्ध कर थक्का बनाता है? तो आंसर क्या होगा आप लोग का? आंसर होगा ऑप्शन है आरबीसी, WC और प्लेटलेट्स और लसिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, मंड परिरक्षण के लिए हरी पत्तियों को अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है? तो मंड परिरक्षण के लिए हरी पत्ती को अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है? क्यों उबाला जाता है, सॉरी। तो ऑप्शन है ए मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए और डी इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस आवर्धन पर देखा जाता है? तो ऑप्शन ए 5 गुना पर, ऑप्शन बी 10 गुना पर, ऑप्शन सी 25 गुना पर और ऑप्शन डी 45 गुना पर। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 10 गुना पर देखा जाता है। ठीक है, कितने पर? 10 गुना पर। अगला प्रश्न, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए पैरामीशियन, ऑप्शन बी यूग्लिना और ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी हाइड्रा। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, अमीबा होगा। किसमें होगा? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो ऑप्शन ए रात में, बी दिन में और सी रात दिन में और डी सुबह शाम। आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश में कब होती है? तो याद रखिएगा दिन में होता है। क्या होता है? दिन में। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ए हरा, बी नीला, सी लाल और डी सफ़ेद। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी संभोजी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में तो कौन सा होता है? मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर पूछा है कि रॉल यानी कि रेजिन तथा गोंद संचित कहाँ होता है? संचित कहाँ रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो रॉल यानी रेजिन और गोंद कहाँ से संचित होता है? तो याद रखिए पुराने जाइलम में पाया जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न, है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किस चीज से? तो ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन और डी परिवहन। तो वृक्क किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी होगा उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है 23, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 तथा जल, क्लोरोफिल तथा सी है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में और सी वर्णिलवक में और डी श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजो से। क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जल से। अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक, बी कुटपात, सी भोजन रसायनी और डी केंद्रक। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा। कुटपात। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। अगला 28 नंबर, इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो क्या होगा? ए है वायवीय श्वसन, बी है अवायवीय श्वसन और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इथेनॉल जो बनता है अवायवीय श्वसन में बनता है। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन में। ठीक है, अवायवीय, सॉरी थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर चला गया है। प्रकाश संचार से, अमीबा से। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 29 नंबर पे, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किसमें होता है? अमाशय में, बी बड़ी आंत में, सी इलियम यानी छोटी आंत में और डी मलाशय में। तो भोजन का मुख्य अवशोषण किसमें होता है? तो सी इलियम यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न, 30 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में, घोड़ा में, काकरोच में, ऊँटों में। तो किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? तो याद रखिएगा काकरोच में। किसमें पाया जाता है? काकरोच में। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय के नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो कौन सा करता है? तो थायरॉक्सिन करती है। कौन सा करता है? थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न, रुधिर यानी कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो रक्त स्राव को रोकने में मदद प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा होता है? ए वृक्क, बी रक्त, सी श्वेत ग्रंथि और डी अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए वृक्क होता है, किडनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, प्रकुंचन एवं अनुसूतलन दाब कितना होता है? तो कितना होता है? 80/120,
120/80 और 100/80 और 72/80। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 120/80। ठीक है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, एंडोडर्म। क्या होता है? एंडोडर्म। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं 36, मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो क्या होगा? तो आंसर होगा सी, उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ए, जल का वहन, बी, भोजन का वहन और सी, एमिनो अम्ल का वहन और डी, ऑक्सीजन का वहन। आंसर क्या हो जाएगा? जल का वहन। ठीक है, जल का वहन। ठीक है। 38 नंबर सवाल है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यकृत से स्रावित होता है। ठीक है। और आप लोग आंसर बताइएगा, पित्त रस कहाँ पर जमा होता है? पित्त रस किस में जमा होता है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में लार ग्रंथियाँ की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा आप लोग का 3 जोड़ी। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियाँ की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। और एक सवाल बताइएगा आप लोग कि मधुमेह कौन से हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है, तो मधुमेह रोग होता है यानी शुगर जो होता है, कौन से हार्मोन की कमी से होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आप लोग का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग कितना प्रॉफिट हो रहा है और जो भी परेशानी है उस लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो उससे हमको लगेगा कि चलिए इतना हमको मोटिवेट मिल रहा है, और भी शानदार आप लोग के लिए लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, आज के लिए।